Welcome back, student. So today we'll start with the topic electric field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole. Electric field intensity at a point on the equatorial line. Equatorial line of an electric dipole. Equatorial line, what is equatorial line? A line which is perpendicular bisector of like this AB, two charges, system of charges placed at point A and B. The line which is perpendicular bisector of this AB is known as equatorial line. जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करती हो तो इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं. We consider any point P at a distance r from the center of dipole. So from figure, AP under root r plus r square plus a square and PP under root r square plus a square. We have to find electric field intensity at point P. Like we derived expression for axial line, same way we will calculate electric field intensity individually. जैसे हमने एक्सियल लाइन के लिए निकाला था ऐसी इक्वेटोरियल लाइन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले इंडिविजुअली निकालेंगे और फिर उनका हम वेक्टर सम ले लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. प्लस क्यू चार्ज के कारण जब मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा तो इसकी डायरेक्शन E1 ये आ गई और इसका मैग्नीट्यूड KQ बाई BP स्क्वायर along BP produced. क्यों बोली डायरेक्शन कि जब मैं टेस्ट चार्ज यहां रखूंगा तो प्लस उसको रिपेल करेगा. E1 की वैल्यू KQ, BP की वैल्यू आप रखते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर. सो E1 इज KQ बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. Electric field intensity due to minus Q. Electric field intensity due to minus Q. See minus Q, यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो it will attract it. टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा तो E2 इधर आएगा along PA. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है KQ. मैं यहाँ पे PA का स्क्वायर करूंगा तो AP या PA का स्क्वायर करूंगा तो ये आप देख रहे हो AP का स्क्वायर करते हैं हम तो AP की वैल्यू वही r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर अलोंग PA. डायरेक्शन इसकी PA, वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इक्वेशन 1 और 2 से मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया. E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम आ गया माना E KQ बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसको हम E मान लेते हैं. अब इसको हम वेक्टर लॉ की हेल्प से जब सॉल्व करेंगे, इसको पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं और कंपोनेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं. दोनों तरीके से कर सकते हैं. E1 E2 का रिजल्टेंट बिल्कुल एंगुलर बाइसेक्टर से जाएगा. क्यों बोला हमने रिजल्टेंट एंगुलर बाइसेक्टर से जाएगा? क्योंकि E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है. जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसका एंगुलर बाइसेक्टर से जाता है. तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगा के भाई किया जा सकता है. E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 2 थीटा और E नेट इज E1 E2 का आपने E मान लिया था E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos थीटा. इसको आप कंपोनेंट से भी हम करके दिखा देंगे अभी. E नेट आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा
cos 2 थीटा, और आप इसमें से 2e² अगर कॉमन लेते हैं तो 1 + cos 2 थीटा ई नेट। 1 + cos 2 थीटा आपको ट्रिग्नोमेट्री से आता ही है, 2 cos² थीटा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा, तो बाहर क्या आ गया 2e cos थीटा, ई नेट। ई की वैल्यू आप इस इक्वेशन से रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड इसको मान लेते हैं। ई नेट इज 2k³ cos थीटा बाई r² + a²। और इसमें आप ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा, इस ट्रायंगल की हेल्प ले सकते हैं ओपी ए ट्रायंगल से। cos थीटा की वैल्यू जब रखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आ जाता है cos थीटा की। फिगर से देखें आप, ट्रायंगल एओपी में cos थीटा किसके बराबर आता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a बाई √r² + a²। और ई नेट आपके पास 2aq को आप p मान सकते हैं, kp बाई r² + a² 3/2 raised 1, because p is 2aq। तो ये आपके पास ई नेट आ जाता है, k की वैल्यू आप 1/4πε0 रख सकते हैं, ई नेट। इसी में ही आप स्पेशल केस लगा दें शॉर्ट डायपोल के लिए, जिसमें r is very very large than a, so therefore e net आपके पास आ जाएगा kp upon neglecting a r³ आ जाता है। तो एक्सियल लाइन पे भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ आया, इक्वेटोरियल लाइन पे भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ आया। ऑन इक्वेटोरियल लाइन E net is anti-parallel to dipole moment। dipole moment के on equatorial line E net is anti-parallel to dipole moment P, और angle between E net and dipole moment at a point on equatorial line is 180 डिग्री। ये एंटी पैरेलल इसमें आता है। और आपने कंपैरिजन जब किया एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का, तो आपने ये देखा कि at the same distance from the center of dipole, E axial at the same distance, ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को जब कंपेयर किया तो आपने पाया at the same distance from center of dipole, E axial is twice of E equatorial। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन से डबल आती है। और कितने क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं, आपने देख लिया एंटी पैरेलल आ रहा है यूनिट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आ रहा है। अगर हम इस इक्वेटोरियल लाइन पे किसी चार्ज को मूव कराएं, what is work done in moving a charge on the equatorial line, may be positive or negative whatever। किसी चार्ज को हम इक्वेटोरियल लाइन पे मूव कराते हैं तो क्या वर्क डन होगा भाई, देखिए फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी डिस्प्लेसमेंट के। वर्क पावर एनर्जी 11th में सीख रखा है, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होगा, 0। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन in moving any charge on the equatorial line, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अगर इलेक्ट्रॉन है तो
तो फोर्स इधर लगेगी, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगी, डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे है। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां से एक पता लग गया कि जब कोई वर्क ही नहीं हो रहा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज 0। अभी पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्रोडक्ट की 10th में पढ़ के आए थे आप, तो वो पोटेंशियल 0 होगा। तो दोबारा भी हम इसको प्रूव करेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में जाके। तो ये आपका एक क्वेश्चन इस पे और बन जाता है, इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नेसेसरली बी 0। अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगा? तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, अगर कोई पोटेंशियल किसी पॉइंट पे 0 है तो क्या जरूरी कि वहां पे फील्ड भी 0? नॉट नेसेसरली। ये इक्वेटोरियल लाइन पे एट ऑल पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू ऑल पॉइंट्स लाई एट द 0 पोटेंशियल। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कहीं पे पोटेंशियल अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगा। तो ये पोटेंशियल वाले चैप्टर में हम दोबारा फिर इन चीजों को रिपीट करेंगे। हमने आर्टिकल जैसे पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व किया ना, जैसे मैंने पहले कहा था, हम इसको कंपोनेंट की टर्म से भी कर सकते थे। इसी चीज को कंपोनेंट की टर्म से E1 का कंपोनेंट यहाँ पे E1 sin थीटा आ जाएगा, और ये E1 cos थीटा आ जाएगा। E2 का कंपोनेंट यहाँ पे E2 sin थीटा आ जाएगा, और ये E2 cos थीटा आ जाएगा। तो देखिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है E1 E2 का, साइन थीटा साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी द सम ऑफ cos कंपोनेंट ओनली। तो ये पैरेललोग्राम लॉ लगा के जो ये सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, तो E नेट हम यूं भी निकाल सकते थे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 का आपने E मान रखा है, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, बाकी सारा आप सेम कर दोगे फिर ऐसे 2E cos थीटा। तो जो हमने पहले पैरेललोग्राम लॉ लगा के किया यहां से लेके यहां तक, ये मैं कंपोनेंट से भी कर सकता था, ये रिजल्ट में डायरेक्ट कंपोनेंट से भी लिख सकता था, रिजोल्व करके कंपोनेंट को करके, बाकी सारा सेम होगा। नेक्स्ट है टॉर्क एक्टिंग। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन uniform electric field, placed in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे भाई हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, तो आई एम श्योर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लिया जैसे कोई डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, आपने डाइपोल लिया, 2a इसका सेपरेशन, ये a पॉइंट ले लेते हैं b पॉइंट पे, माइनस क्यू, माइनस चार्ज किधर जाता है हमेशा, हायर पोटेंशियल F1 माइनस क्यू ई, प्लस क्यू F2। आपने यूनिफॉर्म फील्ड का सारे कंसेप्ट पहले ही डिस्कस कर रखे हैं कि प्लस चार्ज हेड की तरफ पुश होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, हमने कोई डाइपोल कंसीडर किया एट एन एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म फील्ड। तो पहले तो यहां पे एक आता है F1 इज इक्वल टू माइनस F2। आप देख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। दैट इज नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स
acting on a dipole placed in uniform electric field is 0। खाली आपसे यहां तक का पूछा जाता है, सो दैट नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड 0। ऐसे डायग्राम दिखा के आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब आप ये देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू QE। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो F1 एंड F2 फॉर्म कपल। 11th में आपने पढ़ रखा है व्हेन कपल इज फॉर्म इट प्रोड्यूसेस टॉर्क। यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं, दो फोर्स, तो इट प्रोड्यूसेस टॉर्क। F1 F2 फॉर्म कपल विच प्रोड्यूसेस टॉर्क। सो टॉर्क लास्ट ईयर आपने कैसे निकाला, आर्म ऑफ कपल ऐसे बनेगा, ये भी आर्म ऑफ कपल है, ये भी आर्म ऑफ कपल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, फोर्स, ये F1 F2 से सेम थी मैग्नीट्यूड में, इसको हमने F मान लिया, F इंटू फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल, और F इंटू आर्म ऑफ कपल यहाँ पे BC के बराबर है, इसको मैं C पॉइंट ले लेता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। ये आप कर चुके हैं 11th में। फोर्स की वैल्यू आ गई QE। फिगर से अगर ABC ट्राइंगल लेते हैं तो BC किसके बराबर आ रहा है, साइन थीटा इज perpendicular upon hypotenuse BC, so BC is AB sin theta, and what is AB here, 2A, so BC की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2A sin theta, so torque is QE into 2A sin theta, and what is Q into 2A, this is PE sin theta, because P is 2A into Q, डाइपोल मोमेंट। अब यहां से टॉर्क जो है P sin थीटा आ रहा है, तो इस इक्वेशन से हम क्या समझ रहे हैं, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल बिकॉज थीटा इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। व्हेन अ डाइपोल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस वेरिएबल टॉर्क। यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला, इट विल एक्सपीरियंस वेरिएबल टॉर्क। और P sin थीटा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आप कर चुके हो, तो P क्रॉस E आप ऐसे, ये P और ये E ये थीटा पे रखे थे, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ रखा है लास्ट ईयर। So torque is P cross E। ये रोटेट होता हुआ अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, प्लेन ऑफ द बोर्ड, अंदर जाएगा ये थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ये डाउनवर्ड तो फिगर में दिखा रहा हूं, 3 डायमेंशनली नहीं दिखा सकते, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है, P क्रॉस E। स्क्रू रूल, थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ रखा है लास्ट ईयर। तो इस तरीके से ये टॉर्क लग रहा है इसमें। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो इसमें ऑलरेडी है, नेट फोर्स 0 है, टॉर्क इसमें वेरिएबल है, तो हम अलग अलग एंगल पे टॉर्क निकालते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, टॉर्क 0, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम यहाँ पे दो टाइप के इक्विलिब्रियम हो गए इस पोजीशन में। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो था ही, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो गया। लास्ट ईयर मैकेनिक्स में 11th में आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, जब एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो उसी पोजीशन पे पड़ा रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड है
एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन टॉर्क जीरो, साइन 180 जीरो होता है भाई, P साइन 180 जीरो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड तो टॉर्क जीरो के लिए आ ही गया, तो ये अनस्टेबल वर्ड क्यों बोला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये P इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इन दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम में P and E are lying in the same direction, minimum potential energy, minimum potential energy. In unstable equilibrium, P and E are lying in opposite direction, maximum potential energy. तो इसको अनस्टेबल वर्ड क्यों बोला और इसको स्टेबल क्यों बोला? स्टेबल इसलिए बोला कि अगर हम इसको स्टेबल पोजीशन से जरा डिस्टर्ब कर दें या इसको डिसोरिएंट कर दें तो ये वापस घूम के उधर ही आ जाएगा, स्टेबल में ही रहेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन ही ले लेगा। लेकिन अगर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जरा सा भी हम फील्ड को टिल्ट कर दें या इसको ओरिएंट कर दें तो ये पूरा रोटेट होके स्टेबल में आ जाएगा। इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल स्टेबल वो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन नहीं लेगा, अनस्टेबल से घूम के स्टेबल में आ जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है भाई इक्विलिब्रियम का। थर्ड है इफ थीटा 90 डिग्री, हम 90 डिग्री पे किसी को रिलीज करें डाइपोल को, तो इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क, इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क, साइन 91 होता है, तो दिस डाइपोल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। तो दो स्टेट ऐसी हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम इसमें ऑलरेडी है, तो वहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है। इन बिटवीन इसमें जो होगा टॉर्क वेरिएबल होगा इन बिटवीन। दूसरा, इसमें किस किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं? स्टेबल में और अनस्टेबल में ऑलरेडी बता दिया है क्या डिफरेंस है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इफ अ डाइपोल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच एजेंसी अप्लाइज टॉर्क एंड व्हाई? तो व्हेन अ डाइपोल इज रिलीज्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज टॉर्क ऑन इट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से कपल बनाना फोर्स का, वही टॉर्क लगा रही है। और क्यों लगा रही है? सो दैट इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में आ जाए और स्टेबल हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉर्क लगाती है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द डाइपोल टू इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। दूसरा क्वेश्चन, इफ अ डाइपोल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट इमीडिएटली कम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम? अगर किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो क्या इमीडिएटली स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? नो। यहां से आप देखिए फर्स्ट से, इफ एंगल इज स्मॉल, तो ये कंडीशन आपने एसएचएम में पढ़ रखी है, एंगुलर एसएचएम में बेटा, P sin थीटा, P and E are constant, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, P and E are constant, कांस्टेंट हटा के हमने ये कर दिया। इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एंगल इज स्मॉल टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। दिस इज द कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। तो इफ अ डाइपोल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, it will oscillate simple harmonically about mean position and finally come to rest। जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में छोड़ेंगे तो पहले ये ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली और फाइनली रेस्ट में आएगा। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। और क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं कि आपने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा तो ये सीन हुआ। अगर हम इसको फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता? इफ अ डाइपोल इज रिलीज्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ई की वैल्यू यहाँ पे भी अलग होगी, यहाँ पे भी अलग होगी, तो F1 F2 कैंसिल नहीं होंगे, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा इसमें, और हो सकता है कि कपल बन भी जाए, पॉसिबिलिटी है, तो टॉर्क भी होगा और नेट फोर्स भी होगा। तो इसमें
दोनों तरीके का मोशन एग्जीक्यूट कर सकता है, ट्रांसलेटरी भी और रोटेशनल भी। यूनिफॉर्म फील्ड में तो उसने प्योरली रोटेशनल किया, नेट ट्रांसलेटरी तो 0 आ गया था, और जो रोटेशनल किया उसमें टॉर्क भी वेरिएबल था, वेरिएबल टॉर्क। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।